हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के सेकेंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, एवं उसके साथ साथ हम लोग 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके अंतर्गत हम लोग 2 गवर्नर जनरल एवं 2 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो है बंगाल के अगले गवर्नर जनरल कौन हुए, तो सर जॉन मैकफर्सन हुए, जिनका कार्यकाल था 1785 से 1786 ईस्वी तक। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के, तो यह वो अस्थाई गवर्नर जनरल थे। अस्थाई नहीं थे बल्कि वो अस्थाई गवर्नर जनरल थे। लेकिन इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि सर जॉन मैकफर्सन ने भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को 23 जिलों में विभाजित करके इन्होंने शासन किया था। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो उन क्षेत्रों को जो है 23 जिलों में इन्होंने विभाजित किया और विभाजित करके शासन किया था। अब बात करते हैं कि चूंकि ये अस्थाई गवर्नर जनरल थे, तो इस वजह से अस्थाई गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए कॉर्नवालिस को जो है भारत भेजने की बात हुई। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आने के लिए 2 शर्तों को रखा। कौन कौन सा 2 शर्त था वो? तो वो 2 शर्त थी। एक तो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान करना, पहला शर्त। एवं दूसरा शर्त जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, वह यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान करना। तो तब जाकर ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकार करके एक अधिनियम को इन्होंने पारित किया। यानी ब्रिटिश संसद ने इनके 2 शर्त को स्वीकार करते हुए उस 2 शर्त को पूरा करने के लिए जो है 1786 ईस्वी में एक एक्ट लाया, उनके दोनों शर्तों को स्वीकार करते हुए। तो 1786 ईस्वी का जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो अधिनियम लाया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा किन किन बातों को जो है मतलब पारित किया गया था, तो आइए देखते हैं। यह वही 2 बात है कि पहला यह है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान करना। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि जो 4 सदस्यों वाली गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए जो है 4 सदस्यों वाली जो परिषद थी, उसे घटाकर 3 सदस्यों वाली परिषद कर दिया गया था। किसके तहत? तो 1784 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी शर्त रखा गया था कि उन 3 सदस्यों में से एक को जो है प्रधान सेनापति बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो लेकिन वो जो प्रधान सेनापति जो बनते थे, वो 3 सदस्यों में से कोई एक बनते थे, बल्कि गवर्नर जनरल नहीं बनते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की शक्तियां यानी प्रधान सेनापति का अधिकार प्रदान किया गया। सेकंड, जो इस अधिनियम के द्वारा जो बातें रखी गई थी, जो बातें जिस बात को पारित किया गया, वह यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में
परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार। तो यह परिषद के निर्णय, किस परिषद के निर्णय को निरस्त करने का, उसकी उपेक्षा करने का अधिकार। तो आइए बात करते हैं कि गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तो 4 सदस्यों वाली परिषद थी, लेकिन 1784 ईस्वी के ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है अब वही परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 3 हो गई थी। तो वो जो परिषद का जो गठन किया गया था वह किसके सहयोग के लिए, तो वह गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए। और परिषद ही जो है किसी भी कानून पर जो है, जो भी मतलब परिषद का ही जो है जो भी निर्णय होता था, जिस तरफ पक्ष होता था उसे जो है गवर्नर जनरल को मानना होता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है क्या मतलब कि शर्त था, दूसरा शर्त जिसे 1786 के अधिनियम के द्वारा पूरा किया गया, कि वह यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में ये अपने परिषद के निर्णय को समाप्त करने का इन्हें अब अधिकार प्राप्त हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को हर समय नहीं, किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा लगे कि अगर परिषद ने जिस चीज़ पर जो निर्णय लिया है वह समाज के लिए सही नहीं है, कंपनी के लिए सही नहीं है, तब जाकर गवर्नर जनरल उस परिषद के निर्णय को वो निरस्त करके अपने निर्णय को वह लागू कर सकते हैं। तो यह दोनों अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया, तो 1786 के अधिनियम के द्वारा। और यह दोनों अधिकार यानी 1786 के अधिनियम के दोनों अधिकार को प्राप्त करने वाले पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए। क्योंकि इन्हीं 2 शर्त को जब इस अधिनियम के द्वारा लाया गया तब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। तो इनका जो शासनकाल जो रहा वह कब से कब तक, तो 1786 से 1793 ईस्वी तक। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1786 के अधिनियम के दोनों अधिकार को प्राप्त करने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो अब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किया गया था, यानी प्रशासन के क्षेत्र में जो इन्होंने सुधार किया था, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक माना गया है। तो आखिर क्यों इन्हें भारत में जो है सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक माना गया है, तो आइए उसे समझते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है किसी भी उच्च पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर जो है करने का नियम बनाया था। तो इस वजह से जो है इन्हें भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक माना गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है कंपनी में किसी भी उच्च पदों पर नियुक्ति जो है वह जान पहचान से नहीं होगी, बल्कि किस आधार पर होगी, तो वह योग्यता के आधार पर होगी। तो यह जो सिविल सेवा जो मतलब जिसे सिविल सेवा जो कहा जाता था, यही सिविल सेवा आगे चलकर जो है भारतीय सिविल सेवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस भारतीय सिविल सेवा को जो है इस्पात का चौखट कहा गया है। सिविल सेवा या लोक सेवा के जनक के साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का भी जनक माना गया है। तो आइए बात करते हैं क्यों इन्हें पुलिस सेवा का भी जनक माना गया है। तो हुआ यह कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है जमींदारों से पुलिस कार्य को छीन लिया था, और छीनने के बाद जो है प्रत्येक जिले में लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर जो है, जिले से 32 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक मतलब किसकी जो है स्थापना की, तो एक पुलिस स्टेशन की जो है स्थापना की गई थी इनके द्वारा जो है। तो इसी वजह से जो है इन्हें पुलिस सेवा का भी जो है जनक माना गया है। तो यह दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक किसे माना गया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, एवं इसके साथ साथ पुलिस सेवा का भी जनक किसे माना गया है, तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इस प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत ही इन्होंने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया था। यानी कंपनी के अंतर्गत कोई भी जो उच्च पद होता था तो उस उच्च पद पर जो है भारतीयों को अब नियुक्त करना इन्होंने बंद कर दिया। उस पर सिर्फ उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही मतलब अधिकार, उस उच्च पद पर जो है अंग्रेज ही बैठ सकते हैं। तो
यानी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना किसने बंद किया था? तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने 1793 ईस्वी में भू राजस्व वसूल करने की जो है एक नई व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया है। तो इस 1793 ईस्वी में जो इन्होंने भू राजस्व वसूल करने के लिए जो एक नई व्यवस्था की जो है शुरुआत की थी, जिसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया है, तो इस अस्थाई बंदोबस्त को तो शुरू तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन किनके मदद से? तो सर जॉन सोर के मदद से किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त, जिन्हें परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, और इनके कई अन्य नाम भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जो है डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग इस पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को जो शुरू किया गया था वह कहाँ पर? तो बंगाल में शुरू किया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसके मदद से? तो सर जॉन सोर के मदद से। बाद बाकी इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रशासनिक सुधार के साथ साथ इनके न्यायिक सुधार के बारे में, अर्थात न्याय संबंधी इन्होंने क्या क्या सुधार किया था, उनसे संबंधित हम लोग इनके मतलब कार्य को देखते हैं। तो बात करते हैं कि दीवानी न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना करके न्याय देने की एक नई व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, जिस वजह से उन्हें न्यायिक सेवा का जनक माना गया है। न्यायिक सेवा का या न्यायिक संगठन का उन्हें जनक माना गया, वह हम लोग पढ़ चुके हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान जो है। लेकिन उस न्यायिक सेवा को जो है सुदृढ़ बनाने का कार्य किसने किया था? सुदृढ़ बनाने का प्रयास किसने किया था? तो वह कॉर्नवालिस ने किया था। तो अर्थात न्यायिक सेवा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन्होंने इस न्यायिक सेवा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत कि 1787 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी न्यायाधीश नियुक्त किया एवं इसके साथ साथ जिले के प्रभारी कलेक्टरों को जो है फौजदारी शक्तियां भी जो है प्रदान की। फौजदारी शक्तियां कहने का मतलब फौजदारी से जो मामले थे उन्हें भी जो है अब यही लोग निपटाते। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1787 ईस्वी में दीवानी संबंधी जो भी फैसला जो सुनाने का अधिकार एवं फौजदारी संबंधी जो भी फैसला सुनाने का अधिकार, यह दोनों का दोनों जो है किसे प्रदान किया गया? तो जिले के प्रभारी कलेक्टरों को प्रदान किया गया। लेकिन फिर अगर हम लोग बात करें कि 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान क्या हुआ कि भारतीय न्यायाधीशों से जो युक्त फौजदारी न्यायालय थी, तो उस फौजदारी न्यायालय को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया और उसके जगह पर जो है 4 भ्रमण करने वाली या फिर जिसे चलती फिरती न्यायालय भी कहा जाता है, तो 4 भ्रमण करने वाली या फिर चलती फिरती न्यायालय की स्थापना जो है वह इन्होंने करवाया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह किसके जगह पर, किस न्यायालय को, किस अदालत को समाप्त करके जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय न्यायाधीशों से युक्त फौजदारी न्यायालय। एक्चुअली भारतीय न्यायाधीशों से युक्त कहने का मतलब यह हुआ कि जो फौजदारी न्यायालय थी उसमें ज़्यादातर जो न्यायाधीश थे वो भारतीय थे। तो इस वजह से उस फौजदारी न्यायालय को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया और उसे समाप्त करने उसके जगह जो है 4 भ्रमण करने वाली या फिर चलती फिरती न्यायालय की इन्होंने स्थापना करवाई थी। तो चलती फिरती न्यायालय या फिर भ्रमण करने वाली न्यायालय को जो है इंग्लिश में जो है सर्किट कोर्ट भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग कि यह जो 4 भ्रमण करने वाली जो न्यायालय थी, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो 4 में से 3 भ्रमण करने वाली न्यायालय की स्थापना तो बंगाल में की गई थी, जबकि एक न्यायालय की स्थापना वह बिहार में की गई थी। तो इस पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें तो 1793 ईस्वी में जो है अंतिम रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस न्यायिक प्रक्रिया को जो सुदृढ़ बनाने के लिए जो है उसमें सुधार करने के लिए जो है इन्होंने 1793 ईस्वी में
कॉर्नवालिस संहिता या फिर कॉर्नवालिस कोड को लागू किया। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता बोलिए चाहे कॉर्नवालिस कोड बोलिए, तो इसे किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। क्यों? न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अंतिम रूप से। तो जब इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड को जो लागू किया था 1793 ईस्वी में, तो यह जो कोड था वह शक्तियों के पृथक्करण या फिर विकेंद्रीकरण पर आधारित था। किस पर आधारित था यह कोड जो है, यह संहिता किस पर आधारित था? तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब अलगाव, ठीक है। तो शक्तियों के पृथक्करण या उसे ही विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। तो शक्तियों के पृथक्करण या विकेंद्रीकरण पर जो है आधारित था कौन सी संहिता या कौन सा कोड? तो कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड, जिसे 1793 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इस कोड को जो है शक्तियों के पृथक्करण पर जो यह कोड आधारित था, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो है 1793 ईस्वी में क्या किया गया कि कर तथा न्याय प्रशासन को जो है एक दूसरे से अलग कर दिया गया, एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। तो फिर इसका मतलब क्या है कि कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर देना, यानी कर तथा न्याय प्रशासन कहने का मतलब यह हुआ कि दीवानी तथा फौजदारी संबंधित प्रशासन को जो है अलग कर देना। प्रशासन की बात हो रही है, तो आइए इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़े थे कि 1787 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी न्यायाधीश तो नियुक्त किया ही, लेकिन साथ साथ फौजदारी शक्तियां भी प्रदान कर दी थी। इसका मतलब यह जो दोनों प्रशासन जो है, यानी दीवानी से भी संबंधित और फौजदारी से भी संबंधित, यह दोनों प्रशासन जो है किन्हें सौंपा गया था? तो जिले के प्रभारी कलेक्टरों को सौंपा गया था। लेकिन इसी को जो है 1793 ईस्वी में जो है एक कोड के माध्यम से अब इस दोनों प्रशासन को जो है अलग कर दिया गया, जिसे शक्तियों का पृथक जो मतलब कोड जो है शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसका पूरा मतलब यही है। तो जब इसका मतलब जब अब इसे अलग कर दिया गया, इनके जो प्रशासन को जो है अलग कर दिया गया, तो इसका मतलब अब यह हुआ कि यह जो कर है या फिर दीवानी संबंधित जो भी अब फैसले जो है वो सुनाएंगे या उसका निपटारा जो करेंगे, तो वो कौन करेंगे? तो जिले के प्रभारी कलेक्टर करेंगे। लेकिन अब जो कि फौजदारी शक्तियाँ भी जो इन्हें प्रदान की गई थी, लेकिन अब फौजदारी शक्तियां जो है इनसे छीन ली गई। सिर्फ इनके पास दीवानी का अधिकार ही रहने दिया गया, यानी दीवानी मामलों से संबंधित अधिकार ही सिर्फ रहने दिया गया और फौजदारी शक्तियां इनसे छीन ली गई। तो जब इनसे फौजदारी शक्तियां छीन ली गई, अर्थात न्याय प्रशासन के अंतर्गत वही फौजदारी शक्तियां आती है, तो जब उनसे इस प्रशासन को छीन लिया गया, तो इस प्रशासन को चलाने के लिए, इस प्रशासन के मुकदमा को चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? तो न्याय प्रशासन अर्थात फौजदारी के लिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट पद का जो है इन्होंने सृजन किया था। यानी इस प्रशासन के लिए जो है अब एक नए पद का जो है इन्होंने सृजन किया था, जिस पद का नाम था जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट पद जिसे कहा जाता था। तो यह तो हुआ इनसे संबंधित कार्य कि इन्होंने क्या प्रशासनिक सुधार एवं क्या न्यायिक सुधार इन्होंने किया था। अब बात करते हैं इनके शासनकाल के दौरान जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। और 1792 ईस्वी में जो है खुद कॉर्नवालिस ने मतलब इस युद्ध का जो है अंग्रेजों की तरफ से जो है नेतृत्व किया था, और उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। तो और इसी युद्ध में जो है 1792 ईस्वी में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम में जो है टीपू सुल्तान की मतलब हत्या कर दी गई थी। तो इस युद्ध के बाद जो है इसका मतलब मैसूर राज्य पर जो है यानी अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया था। इस युद्ध में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है जीत हुई थी। तो इसी जीत पर जो है इन्होंने एक कथन कहा था कि मैंने अपने मित्रों को बगैर शक्तिशाली बनाए अपने शत्रुओं को
पंगु बना दिया था। तो यह कथन किनका था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। किस युद्ध में जीतने के बाद जो है यह कहा गया था? तो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध की जीत के बाद जो है उन्होंने यह कथन कहा था। तो अब बात करते हैं बंगाल के अगले गवर्नर जनरल कौन बने। तो बंगाल के अगले गवर्नर जनरल जो बने वो सर जॉन सोर बने। इनका जो शासनकाल रहा 1793 से 1798 ईस्वी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सर जॉन सोर वही हैं जिन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को शुरू करने में जो है इन्होंने मदद किया था, सर जॉन सोर। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो है बंगाल के अगले गवर्नर जनरल सर जॉन सोर बने। ये भू राजस्व के बहुत बड़े जानकार थे और इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि जब यह बंगाल के गवर्नर जनरल बने तब से इन्होंने जो है तटस्थ या फिर हम कह सकते हैं ओ हस्तक्षेप की नीति का जो है इन्होंने पालन किया था। ओ हस्तक्षेप या फिर तटस्थ का मतलब यह हुआ कि हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। तो किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना? तो यहाँ पर जो है जो भी भारतीय नरेश थे तो भारतीय नरेश के जो है किसी भी कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई भी दो भारतीय नरेश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। अगर उन दोनों के बीच संधि हो रही है तो उस पर हस्तक्षेप नहीं करना, या फिर किसी भारतीय नरेश पर जो है कोई बाहरी आक्रमण जो है मतलब कोई बाहरी शक्ति आकर आक्रमण कर दिया तो फिर भी हस्तक्षेप नहीं करना। तो इसका मतलब इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है तटस्थ या फिर ओ हस्तक्षेप की नीति का जो है पालन किया था। इसे आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने तटस्थ या फिर ओ हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, तो वो है सर जॉन सोर। लेकिन इस मामले में एक अपवाद भी है। वह अपवाद यह है कि अवध के मामले में जो है इन्होंने हस्तक्षेप किया था, सिर्फ वो अपवाद के रूप में है। बाद बाकी आपको यह याद रखना है। तो यह तो था गवर्नर जनरल। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके शासनकाल में ही जो है 1793 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है फिर से एक एक्ट लाया गया जिसे 1793 ईस्वी का जो है चार्टर एक्ट कहा गया है, यानी जिसे 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कहा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि यह एक्ट क्या है। इस एक्ट को जो पारित किया गया था तो इनके द्वारा जो किन किन बातों को रखा गया था, तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का अधिकार प्रदान किया था? तो 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया था। लेकिन 1793 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब कंपनी का अधिकार को जो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो वह 20 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के अधिकार को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि नियंत्रक मंडल के सदस्य को अब भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो यह नियंत्रक मंडल कौन है? तो वही जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया है। तो इस नियंत्रक मंडल का जो है स्थापना यानी इसका गठन कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों की देखरेख करने के लिए जो है एक नए मंडल का गठन किया गया था जिसका नाम था नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो 6 सदस्यों वाली मंडल थी। तो बात करते हैं कि उसी नियंत्रक मंडल के सदस्य को जो है अब जो वेतन जो मिलेगा तो वह कहाँ से मिलेगा? तो वह भारतीय राजस्व से इन्हें अब वेतन देने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट के द्वारा ही भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा यानी लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई थी। इससे पहले जो है जो भी प्रशासन को जो चलाया गया था, जिस प्रशासन की नींव रखी गई थी वह लिखित कानूनों के द्वारा नहीं, लिखित विधियों के द्वारा नहीं, लेकिन इस एक्ट के द्वारा अर्थात 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में जो है अब लिखित विधियों के द्वारा जो है प्रशासन की नींव रखी गई। एवं इसके साथ साथ
कानून से संबंधित जो भी व्याख्या करने का अधिकार जो था वह पूर्ण रूप से किसे प्रदान कर दिया गया, तो न्यायालय को जो है पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया गया। तो आज की वीडियो में हम लोग 2 बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े एवं उसके साथ साथ हम लोग 2 एक्ट के बारे में भी पढ़े। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।